Hello everyone, this is Shruti. I welcome you all to my YouTube channel Study with Shruti Gupta. आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं मतलब जो हर एक पीजीटी कॉमर्स एग्जाम में आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। मिनिमम 2 क्वेश्चंस तो इससे पूछे ही जाते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद होते ही नहीं हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ ट्रिक्स लेकर आई हूँ। उन ट्रिक्स से आपको एक ही बार में सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके टिप्स पे हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको एक ही बारी में याद करने हैं तो बहुत ही अच्छे से मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगी ट्रिक्स को, और ट्रिक्स के थ्रू आपको याद रहने वाला है एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसमें अब हम किस वर्ड को लेकर चलेंगे, वो वर्ड है पॉलिसीज। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एवरी पर्सन, हर एक पर्सन के लाइफ में एक बैंक अकाउंट ज़रूर होता है और एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर होती है। अब आप खुद देख सकते हैं हर कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर लेता है कि इन फ्यूचर अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है, मतलब कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है उनकी बॉडी के साथ, दैट मीन्स उनकी कोई हेल्थ के साथ, तो लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है। तो पॉलिसीज वर्ड से इसमें आप याद रखेंगे कैसे, हर एक इंसान की लाइफ में एक इंश्योरेंस पॉलिसी ज़रूर होती है। तो पॉलिसी वर्ड इसमें भी आ रहा है और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेट कर रहा है, 1 से। और कितनी लाइफ पॉलिसी होती है, 1। तो दैट मीन्स पॉलिसी कितनी होती है, 1। मतलब मिनिमम 1 पॉलिसी हर एक इंसान की लाइफ में होती ही है। तो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज हो गया आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। नेक्स्ट है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, इसमें आपको इन्वेंट्रीज वर्ड से ट्रिक बताती हूँ। इन्वेंट्री क्या होता है, स्टॉक होता है। अब कोई भी स्टॉक मतलब कोई भी चीज ऐसी जिसको आप यूज कर रहे हैं, तो कोई भी स्टॉक को आप 2 बार यूज नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए आप मार्केट से जाके कोई भी चीज़ खरीद के ला रहे हैं, कुछ खाने की चीज़ हो या कोई भी यूज़ करने की चीज़ हो, उसको आपने एक बार यूज़ कर लिया तो क्या आप बार बार उसको यूज़ कर सकते हो। आपने एक चीज़ खा ली तो क्या आप दोबारा उसी चीज़ को खा सकते हो, दोबारा दूसरी चीज़ तो ला सकते हो, सेम वही, लेकिन उसी चीज़ को तो आपने एक बार कंज्यूम कर चुके हो ना। तो हर एक इन्वेंट्री या स्टॉक को आप 2 बार यूज नहीं कर सकते। तो उसी 2 से आपको याद रखना है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज क्या है, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट्स से रिलेटेड। अब आप सब जानते हैं, आप सबने पढ़ा है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं। कौन कौन सी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, तो उसी से आप रिलेट कर पाएंगे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट। अब इसमें जो ट्रिक है वो आपको बैलेंस शीट से याद रखनी है। बैलेंस शीट, अब आप सब जानते होंगे कि बैलेंस शीट कब प्रिपेयर की जाती है, 31 मार्च को, बिकॉज जो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है वो अप्रैल टू मार्च को कंसीडर किया जाता है। तो 31 मार्च को बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है और अगर आप देखें तो 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 रिलेट करता है इस बैलेंस शीट वाली से। क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी ट्रिक में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो। लेकिन हाँ, इतना मैं श्योर हूं कि आप लोगों को इन ट्रिक्स से बहुत ही अच्छे से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद हो जाएंगे, इसलिए आप 2 बारी इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको टिप्स पे याद हो जाए। नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे, इसमें एग्जाम्पल है, जैसे मैंने आपको इसमें लिखा हुआ है मिस्टर पांचाल ने बहुत प्रॉफिट कमाया। ठीक है,
तो इसमें आपको दो चीज याद रखनी है, पांचाल और प्रॉफिट। पांचाल, पांचाल किसको बोलते हैं? पांचाल के अंदर क्या आता है? 5। आपने वो सीरियल देखा होगा ना, क्या हाल मिस्टर पांचाल, है ना, उनकी 5 बीवी थी। तो वही चीज आपको याद रखनी है, पांचाल के अंदर आता है 5 और 5 ये किससे रिलेट कर रहा है? प्रॉफिट से। तो दैट मीन्स नेट प्रॉफिट या लॉस जो हुआ है फॉर द होल पीरियड वो क्या हो गया आपका? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। नेक्स्ट है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। इसमें आपको ट्रिक है, 6 मंजिल से गिरने पर सब कुछ डेप्रिशिएट हो जाता है, मतलब सब कुछ तहस नहस खत्म हो जाता है, आइदर मशीनरी और ह्यूमन बीइंग। अगर मान लीजिए आप 6 मंजिल से 6th फ्लोर से आप ऊपर से कोई मशीनरी गिर जाए तो क्या वो बचेगी? तहस नहस हो जाएगी। और अगर कोई इंसान गिर जाए तो वो तो और ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो दैट मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 किससे रिलेट करता है? डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग से। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 इसको आपको कैसे याद रखना है? इसमें ये अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। तो इसमें आपको कंस्ट्रक्शन वर्ड याद रखना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्ड। और क्या कंस्ट्रक्शन जब हम कराते हैं, कौन करता है कंस्ट्रक्शन को? लेबर करती है। और लेबर सातों के सातों दिन काम करती है। लेबर कभी छुट्टी लेती है? नहीं लेती, ठीक है। तो लेबर सातों के सातों दिन काम करती है। और लेबर हम क्यों रखते हैं? कंस्ट्रक्शन के लिए। तो दैट मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 रिलेट करता है आपका कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स से। नेक्स्ट आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च। अब यहाँ पर रिसर्च वर्ड है, उसमें आप देखिए कितने अल्फाबेट्स हैं, RESEARCH। अब आप इसको गिनिए कितने हैं इसके अंदर? इसके अंदर 8 अल्फाबेट्स हैं। रिसर्च वर्ड के अंदर 8 अल्फाबेट्स हैं। तो दैट मीन्स अकाउंटिंग फॉर रिसर्च रिलेट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 से। क्लियर है? नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, दैट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब रेवेन्यू वर्ड है, रेवेन्यू वर्ड के अंदर लास्ट में क्या आ रहा है? न्यू। अगर आप इस NUE को ना देखकर अब न्यू सोचकर आपके माइंड में क्या आएगा? नई चीज कोई। तो न्यू का मतलब होता है नया। नया को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नव। दैट मीन्स 9, ठीक है। और 9 क्या होता है आपका? 9। तो इसका मतलब रेवेन्यू रिकॉग्निशन आपका 9 से रिलेटेड है। तो इस न्यू को आप 9 से कनेक्ट कर देंगे तो वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 हो जाएगा। दैट मीन्स रेवेन्यू रिकॉग्निशन। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स। अब देखिए इसके एग्जाम्पल में मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है। अब उस आदमी की फिक्स्ड एसेट क्या होगी? मतलब वो हस्बैंड है किसी का, तो उसकी फिक्स्ड एसेट कौन हो गई? इसकी वाइफ हो गई। फिक्स्ड एसेट कौन होती है? जो हमेशा जिंदगी भर साथ रहती है, फिक्स्ड रहती है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और फॉर द लाइफ टाइम, ठीक है। तो हस्बैंड की फिक्स्ड एसेट क्या हो गई? वाइफ हो गई। और हर एक पत्नी 10-10 घंटे लगाती है तैयार होने में, ठीक है। ये पतियों का कहना होता है। तो 10-10 घंटे लगाती हैं। तो दैट मीन्स फिक्स्ड एसेट्स किससे रिलेट हुआ? आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11, इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। इसने आपको फॉरेन एक्सचेंज वर्ड याद रखना है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो होते हैं हम उसको फॉरेक्स मार्केट भी कहते हैं। इसका फॉर और इसका एक्स लेकर फॉरेक्स मार्केट। तो इसमें आपको एक्स वर्ड ध्यान रखना है। राम की एक्स 9-2-11 हो गई, ठीक है। तो क्या हो गई? 9-2-11। तो 11 किससे आपका रिलेट हो गया? फॉरेन एक्सचेंज रेट्स से। डोंट माइंड अगर कोई भी एग्जाम्पल आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मुझे नहीं बताना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था, तो प्लीज आप उसको माइंड मत कीजिएगा, बिकॉज ये जस्ट आप लोगों को याद कराने के लिए हैं ट्रिक्स। क्योंकि ऐसे आप लोग 29 के 29 स्टैंडर्ड्स याद नहीं कर पाएंगे फॉर श्योर, ठीक है। तो इन ट्रिक्स से आपको कुछ तो याद होगा ना। तो इसलिए 2-3 बार वीडियोस को देखेंगे तो काफी कुछ माइंड में सेट हो जाएगा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। DSSB के एग्जाम में तो बहुत बार आया है। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। इसमें आपको गवर्नमेंट याद रखना है, ठीक है। अब गवर्नमेंट एक है लेकिन पार्ट्स उसके क्या हैं? 2 हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपने सिर्फ एक गवर्नमेंट वर्ड सुना है। गवर्नमेंट तो एक है, वर्ड तो एक है, लेकिन इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। क्या? सेंट्रल और स्टेट, दोनों गवर्नमेंट है। तो एक
और 2, दैट मीन्स 1 and 2, दैट मीन्स 12। तो अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स आपका किससे रिलेट कर गया? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 से। ठीक है, नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट वर्ड याद रखना है, और इसमें मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया है वो है, ये आदमी बहुत चालाक है, कहता है इन्वेस्टमेंट तेरा और प्रॉफिट मेरा। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बड़े चालाक होते हैं, बोलते हैं कि भाई तू इन्वेस्टमेंट तो तू कर दे, प्रॉफिट होगा तो आधा आधा बांट लेंगे। इस तरीके से वो अपनी थोड़ी चालाकी दिखाते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है, ये आदमी बहुत चालाक है, कहता है इन्वेस्टमेंट तेरा पर प्रॉफिट मेरा। तो इन्वेस्टमेंट किसका? तेरा, तेरा मतलब 13। तो आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया आपका 13। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, दैट इज अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशंस। अमेलगमेशंस के अंदर एक वर्ड आ रहा है MAL, मैल। मैल प्रैक्टिस सुना है आपने? मैल प्रैक्टिस होता है जैसे चाइल्ड लेबर, इस तरह की चीजें होती है, मतलब जो कि अगेंस्ट है हमारी सोसाइटी के, लेकिन फिर भी वो चीज हो रही है। तो इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है अंडर 14 चाइल्ड लेबर इज अ मैल प्रैक्टिस। ठीक है, तो चाइल्ड लेबर एक क्राइम है, क्राइम की तरह ही है अंडर 14। अगर आप 14 से कम उम्र के बच्चों को चाइल्ड लेबर पे रखते हैं, उनसे काम कराते हैं, मजदूरी कराते हैं। तो माल से आपको ध्यान रखना है माल प्रैक्टिस, दैट मीन्स चाइल्ड लेबर, और चाइल्ड लेबर की एज क्या है? 14। तो इसका मतलब अमेलगमेशंस रिलेट हुआ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 से। ओके, नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, दैट इज एम्प्लॉई रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अब इसमें आपको रिटायरमेंट वर्ड याद रखना है। देखिए, रिटायरमेंट कब होती है? रिटायरमेंट कब होती है? ओल्ड एज में, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, मीन 60 प्लस हो जाती है उसकी एज, तो तब होती है उसकी रिटायरमेंट। और जब ओल्ड एज आ जाती है तो माइंड क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। और स्लो जब माइंड हो जाता है तो वही ओल्ड लोग 15 टाइम 15 बार एक चीज को रिपीट करते हैं। अब आपने अपने घर में भी देखा होगा। इस एग्जाम्पल से मेरा कोई मतलब किसी को हर्ट करने का कोई मोटिव नहीं है, बट आपने अपने घर में भी देखा होगा, जैसे आप लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हो जाता है कि रिटायरमेंट ओल्ड एज में हुआ, अब ओल्ड एज में उनका माइंड ना थोड़ा स्लो वर्क करना शुरू कर देता, तो एक ही चीज को वो आपको 15 बार बोलते हैं, ये करना चाहिए, या हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे। ठीक है, तो 15 ऐसे आपको याद रखना है कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या है, फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। ओके, नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, जो आपका बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड है। देखिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, थोड़ा फनी भी है। बीवी से एक बार उधार लेकर 6 बार चुकता कर चुका हूं, पर अभी भी बाकी है। होता है ना ऐसा, बहुत सारे लोग अपनी बीवियों से उधार ले लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको वापस भी देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें 6 बार सुननी पड़ती है कि मेरा अभी तक वापस नहीं दिया पैसा, है ना। तो इसमें यही एग्जाम्पल मैंने दिया है, आपको याद रखना है। बीवी से एक बार उधार लेकर 6 बार चुकता कर चुका हूं, अभी भी बाकी है। तो 1 और 6, एक बार उधार लिया, 6 बार चुकता कर दिया, दैट मीन्स 1 and 6 मतलब 16। तो 16 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेट किया? आपका बोरोइंग कॉस्ट से। ओके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 आता है अकाउंटिंग फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। इसको आपको कैसे याद रखना है? सेगमेंट रिपोर्टिंग वर्ड याद रखना है। एक सेगमेंट की रिपोर्ट 7 बार चेक होती है। ठीक है, ये लाइन आपको याद रखनी है। एक सेगमेंट की रिपोर्ट 7 बार चेक होती है, तो 1 और 7 17। ऐड नहीं करना है आपने कभी, आप 8 बना दो इसको। 1 आपको 1 और 1 11 बताना है, 1 और 1 2 नहीं बताना। ठीक है, ये ध्यान रखना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 हो गया आपका स्टेटमेंट रिपोर्टिंग से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। इसमें आपको पार्टी वर्ड याद रखना है। अब देखिए, कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं जो एडल्ट पार्टीज होती हैं, मींस उसमें आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए। ठीक है, 18 से कम नहीं होनी चाहिए, 18 या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप उस पार्टी में जा सकते हैं। तो पार्टी से आपको याद रखना है 18 प्लस, दैट मीन्स पार्टी डिस्क्लोजर से रिलेटेड आपका कौन सा हो गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। तो पार्टी वर्ड से याद रहेगा ना आपको कि 18 एज होनी जरूरी है कुछ पार्टीज में जाने के लिए, तो वो हो गया आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, जो कि आपका लीज से रिलेटेड है। इसमें आपको याद रखना है, इसमें ट्रिक है, 1919 में लीज स्टार्ट हुआ,
1919 में लीज स्टार्ट हुआ। तो कब हुआ? 1919 में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हो गया लीज के लिए? 19। ओके, अब आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20, दैट इज अर्निंग पर शेयर। देखिए, सबसे पहली चीज तो अर्निंग पर शेयर क्या होता है? अर्निंग पर शेयर होता है आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए शेयर्स के अंदर, ठीक है, शेयर्स में इन्वेस्ट करने के बाद चाहे अब आगे जाके लॉस हो, शेयर्स की वैल्यू गिर जाए, या फिर आगे जाके प्रॉफिट हो, शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाए, तो जो आपको लास्ट में पैसा मिलेगा जो आपने अर्न किया है एक शेयर के ऊपर, वो होता है अर्निंग पर शेयर। तो इसमें क्या ट्रिक आपको याद रखनी है? मान लीजिए एक लड़का है राम, वो 20 रुपये लेकर आया यहाँ पर और उसने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिए 20 रुपये। लेकिन ऐसा हुआ कि 2020 में कोरोना आ गया, ठीक है, 2020 में कोरोना आ गया, तो वो 20 के 20 ही रह गए उसके रुपीज, ना तो बढ़े और ना ही घटे। लगाए थे उसने 20 रुपये, लेकिन फिर वो 20 रुपये के साथ ही वापस चला गया, क्योंकि कोरोना आ गया तो सब कुछ रुक गया काम। तो 20 रुपये ही बचे उसके पास, पहले भी 20 थे। तो अर्निंग पर शेयर क्या किया उसने? रुपीज 20 रुपये किए। तो अर्निंग पर शेयर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 हो गया। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, दैट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है जब दो चीजों को हम मिला देते हैं, दो चीजों को एक साथ कंसीडर करते हैं। तो कंसोलिडेटेड का मतलब हो गया 2 कंपनीज, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, दैट मीन्स इसमें आपको क्या ट्रिक याद रखनी है? ये आपकी ट्रिक है कि 2 कंपनीज और 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब कि 2 कंपनीज मिलकर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है। तो 2 और 1 क्या हो गया आपका? 21। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22, टैक्सेस ऑन इनकम। अब देखिए, टैक्सेस कितने तरह के होते हैं? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो टैक्सेस के टाइप्स कितने हो गए? ये 2 हो गए। उसके बाद टैक्सेस कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल भी करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। तो 2 तरह की गवर्नमेंट करती है, तो ये 2 हो गया। तो 2 और 2 मिलाया तो कितना आ गया? 22। तो टैक्सेस से रिलेटेड आपको ये जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा, टैक्सेस ऑन इनकम, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स इन एसोसिएट्स इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है, कंसोलिडेटेड, इन्वेस्टमेंट्स और एसोसिएट्स। देखिए, मैंने आपको एरो लगा के भी बताया हुआ है, कंसोलिडेटेड, इन्वेस्टमेंट्स और एसोसिएट्स, ये 3 वर्ड याद रखने हैं। कंसोलिडेटेड मतलब 2 कंपनीज इन्वेस्टेड इन, इन्वेस्ट करती हैं 3 एसोसिएट्स में। ऐसे याद रखना है आपको कि 2 कंपनीज इन्वेस्ट इन 3 एसोसिएट्स। तो 2 और 3 क्या हो गया आपका? 23। तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट जब करनी हो तो वो आएगा आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, दैट इज डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। इसमें आपको ऑपरेशन वर्ड याद रखना है। जब डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, कहाँ करते हैं? ऑपरेशन थिएटर में। तो इसमें आपको याद रखना है कि एक बार एक ऑपरेशन चल रहा था ऑपरेशन थिएटर में, उसके बाद क्या हुआ? 24 घंटे तक कोई लाइट ही नहीं आई। 24 के 24 घंटे मतलब पूरा दिन लाइट गायब रही, तो ऑपरेशन क्या हो गया? डिसकंटिन्यू हो गया। तो इसमें आपको 24 घंटे नहीं आई ना लाइट, तो 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24 किससे रिलेट हो गया? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन से, क्योंकि 24 घंटे लाइट नहीं आई तो ऑपरेशन रुक गया, दैट मीन्स डिसकंटिन्यू हो गया। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 आता है आपका इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब देखिए, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि 31 मार्च को प्रिपेयर नहीं की जाती, बल्कि 25 मार्च को प्रिपेयर की जाती है। उनका जो फाइनल सबमिशन होता है वो 25 मार्च होता है। तो इसे तो आप डायरेक्ट ही याद कर सकते हैं, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 25 मार्च को होती है, तो दैट मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 से रिलेट कर रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इज इंटेंजिबल एसेट्स। देखिएगा, इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? जिनको हम छू नहीं सकते, और जिस चीज को हम छू नहीं सकते उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अनटचेबिलिटी, जिसे छुआछूत बोलते थे ना पहले। ये किसने खत्म किया था छुआछूत? B.R. अम्बेडकर ने, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा है? 26 जनवरी को। तो ये पूरी एक साइकिल सी बनाई है मैंने कि इंटेंजिबल का मतलब होता है जो टच नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी। फिर ये किसने किया था? B.R. अम्बेडकर ने,
और फिर इन्होंने क्या लिखा था, कॉन्स्टिट्यूशन कब लिखा था, 26 जनवरी। तो इनटेंजिबल एसेट्स आपका रिलेट कर गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से। फिर आता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स। अब इसमें जॉइंट वेंचर्स याद रखना है आपको। जॉइंट वेंचर क्या होता है, जब दो कंपनी एक साथ मिलकर काम करती हैं या दो कंपनी एक साथ एक बन जाती हैं। तो दो कंपनी एक साथ लिखा है मैंने आगे कि जॉइंट वेंचर क्या हो गया, दो कंपनी एक साथ। अगर इसको आप ऐसे लिखें तो दो कंपनी एक साथ, तो 2 और 7 कितना हो गया आपका, 27। दैट मीन्स जॉइंट वेंचर वाली जो आपकी रिपोर्टिंग है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 में। नेक्स्ट आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है लॉस, याद रखिएगा। तो लॉस ऑफ 2 एसेट्स, इसमें आपको क्या याद रखना है, मान लीजिए एक कंपनी है, उसने अपनी कोई 2 एसेट्स लॉस कर दी, ठीक है, लॉस हो गया 2 एसेट्स का। तो एसेट्स लॉस हो गया तो उसके बाद उनका लॉस जो है, कंपनी का जो लॉस है वो 4 गुना बढ़ गया। तो 2 एसेट्स का लॉस हुआ है, तो ये तो 2 हो गई एसेट्स। अब 2 एसेट्स पर 4 गुना लॉस बढ़ गया, तो कितना हो गया, ये 2 4 जा 8, तो दैट मीन्स 28, 2 और 8 28। तो 28 आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से रिलेट करता है। ऐसे आप इन स्टैंडर्ड्स को याद रख सकते हैं। लास्ट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिंजेंट एसेट्स। देखिए कंटिंजेंट लायबिलिटीज कौन सी होती हैं, अचानक से आने वाली लायबिलिटीज। अब इसको तो आप खुद ही अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। अचानक से क्या आ गया हमारे पूरे इंडिया में, इवन आप कह सकते हैं पूरे वर्ल्ड में अचानक से आने वाली लायबिलिटी, वो आप कंपेयर कर सकते हैं कोरोना से, ठीक है। कोरोना एकदम से आ गया तो वो हो गई हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी। अब इसमें क्या हुआ, अचानक से आने वाली लायबिलिटी, दैट मीन्स कोरोना आया। अब कोरोना ने अफेक्ट किया 29 स्टेट्स को, ठीक है, सारी की सारी जितनी स्टेट्स है हमारी 29, उन सबको अफेक्ट किया। तो ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हैं, अचानक से आने वाली लायबिलिटी ने 29 स्टेट्स को अफेक्ट किया। दैट मीन्स जो प्रोविजन फॉर कंटिंजेंट लायबिलिटीज और कंटिंजेंट एसेट्स है वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 होगा। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ट्रिक्स, जो मैंने स्पेशली कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पर बनाए हैं, बिकॉज उन लोगों ने मुझे बोला था कि मैम हमें याद नहीं होते अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और क्वेश्चंस हर बार आते हैं। तो मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको अच्छी लगी ट्रिक्स या गंदी भी लगी हैं, अच्छी नहीं भी लगी हैं, तो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इजीली याद कर सकें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इवन एवरी कॉमर्स स्टूडेंट मस्ट लर्न अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, क्योंकि कभी भी काम आ सकते हैं। 11th क्लास, 12th क्लास, BCom, MCom, MBA और आपका UGC नेट और PGT कॉमर्स के एग्ज़ाम सब में अकाउंट आती है, और अकाउंट्स में आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर कीजिएगा वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और आगे और भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियोस ट्रिक्स के साथ लाती रहूँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।